बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से। बहुत पुरुमीद हैं और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि मईशत बहाली की जानिब गामज़न है ही, वहीं वो पुरुमीद हैं कि अब IMF से भी जल्द पाकिस्तान को छुटकारा दिलवा देंगे। बल्कि उन्होंने तो सख्त ताकीद की है कि ये IMF के साथ हमारा आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं, इस हवाले से तो यकीनन हम अपने मेहमानों का ओपिनियन लेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कि वो कहते हैं कि हमारा मुल्क मादनी वसाइल से माला माल है, रोज़गार के मौके पैदा करना हमारी तरजीह है, हमने अहदाफ के हुसूल पर तवज्जो मरकूज़ की हुई है। ये सफ़र तवील और मुश्किल है मगर इसमें नामुमकिन कुछ भी नहीं है। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, हमें स्मगलिंग का खात्मा करना है और मईशत में इस्तेहकाम भी लाना है। मज़ीद IMF के हवाले से उन्होंने बड़ी सख्त ताकीद की है कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं, यकीनन ये सवाल तो बहुत अहम है ही। साथ ज़रा ये भी जान लेते हैं कि IMF क्या कर रहा है। IMF की जानिब से क्या हम पे कुछ कदगन लगी हैं या फिर कुछ ऐसी सख्त ताकीद और इंस्ट्रक्शंस आई हैं जो हमें माननी ही हैं। वो आपको याद होगा कि पंजाब हुकूमत ने 2 माह के लिए बिजली बिलों पर सब्सिडी देने का कहा था और 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 14 रुपए का बड़ा रिलीफ दिया था, जिसके बाद एक बहस छिड़ गई थी बाकी सूबों में भी और उन्होंने भी डिमांड की थी, चाहे सिंध की बात करें, KP की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, कि हमें भी सस्ती बिजली या फिर जिस तरह से वफाक सपोर्ट कर रहा है पंजाब को, अब हमें भी ये सपोर्ट चाहिए कि सस्ती बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन अब अगर IMF की जिस तरह से मैंने बात की तो ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF इससे नाला है। IMF का मौक़िफ़ है कि मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें बिजली के बिलों पर सब्सिडी देने की मजाज नहीं है, जबकि IMF ने पंजाब की तरफ से बिजली बिलों पर सब्सिडी देने पर एतराज़ भी किया। ये वाज़ेह एतराज़ है जिसके हवाले से मैं आपको बता रही हूँ। मज़ीद IMF के मुताबिक बिजली बिलों पर सब्सिडी से कर्ज प्रोग्राम ख़तरे में पड़ सकता है, यानी कि कर्ज प्रोग्राम जिसके हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। अब IMF की इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि इससे ख़तरे में पड़ सकती है कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी। तो सितंबर तक सब्सिडी वापस लेने का मुतालबा भी IMF की जानिब से वापस आ गया है। यकीनन ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है और साथ ही साथ जहां पंजाब वाले खुश हो रहे थे कि अब उन्हें बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा और बाकी सूबों में ये शोर मचा था कि हमें भी रिलीफ चाहिए, तो रिलीफ तो एक जानिब, कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी खतरे में पड़ गई है। जरा जानते हैं हमारे मेहमानों का क्या ओपिनियन है इस हवाले से। तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट का पैनल मौजूद है। फरूख नवाज भट्टी साहब हैं, सज्जाद तरीन साहब हैं, हम दोनों को खुशामदीद कहना चाहेंगे। माहिर मौशियात नईम सिद्दीकी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नईम सिद्दीकी साहब, खुशामदीद कहते हुए आपसे ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करना चाहेंगे। सर, ये 2 डायमेंशंस हमने देखी IMF प्रोग्राम के हवाले से। एक जानिब हम बड़े पुरुमीद हैं कि IMF के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी होगी और ये तारीख का आखिरी प्रोग्राम साबित होगा। दूसरी जानिब सब्सिडी देने पर IMF नाराज नजर आ रहा है और वो तो सब्सिडी लेने से गुरेजा है, वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कर्ज प्रोग्राम खतरे में पड़ सकता है। सर, कैसे देख रहे हैं इस सारे सिनेरियो को? शुक्रिया हुआ। देखिए, इस वक्त जो IMF अच्छा है, IMF ने तो गवर्नमेंट को ये कह दिया है कि जितनी भी आप एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं वो हमारी मर्जी के खिलाफ है। और उनका क्योंकि जैसे आपने फरमाया कि 2 साइड इस वक्त ड्यूल इफेक्ट हो रहा है। एक इफेक्ट तो हमारा ये हो रहा है कि बिजली की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है तो उस पर एक्सपेंडिचर 50 अरब की जैसे बात हो रही है, पंजाब ने दिया है। और दूसरी साइड पे 100 अरब का इस महीने जो है FDI का टारगेट कम हुआ है। तो 150 अरब के डेफिसिट में आप जो है इस महीने चले गए हैं। और बिजली के बिलों में अगर आप खाली पंजाब को कंसिडर करेंगे तो बाकी सूबे भी कह रहे हैं कि हमें भी पैसे दें और हमें भी फंड जनरेट करें, वफाक हमें भी पैसे दें ताकि हम भी अपने सूबों के आवाम को जो है ना सब्सिडी दें। अब IMF की बेसिक कंडीशन ये थी कि भाई आप रेवेन्यू को बढ़ाएं और हमारा हदफ पूरा करें। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ये है कि FDI जो है वो हर महीने अपना हदफ पूरा करे। FDI का जुलाई में जो हदफ था, जब टवाना साहब FDI के चेयरमैन थे, तो 656 अरब रुपए का उनका हदफ था, जिसमें कि उन्होंने कुछ एडवांस टैक्सेस वगैरह लेके जुलाई वगैरह में तो 660 अरब दिखा के 4 अरब का
ओवर क्रेडिट लिया। लेकिन इस साल जब सितंबर का अगस्त का महीना आया तो इसमें हमारा जो टारगेट था वो 800 बिलियन से ज्यादा था, लेकिन हमारे पास जो कलेक्शन हुई वो 100 अरब जो रुपए है वो कम हुई। और ये इंतहाई तशवीशनाक सिचुएशन है। 30 सितंबर तक अगर हमने ये अपने टारगेट को बीट ना किया और तो जो IMF का प्रोग्राम है वो खटाई में पड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमें सी एंड डिसाइड के पैरामीटर पे रखा हुआ है कि आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे। और इस दफा IMF को कोई ऐसा इरादा नहीं है कि किसी किस्म की वो लचक दिखाए, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट को अपने पॉलिटिकल इश्यूज भी सेटल करने होते हैं, तो जो पॉलिटिकल इश्यूज को सेटल करने के लिए उन्होंने बिजली की सब्सिडी दी है। और ये सब्सिडी जो है ये बेसिकली गवर्नमेंट का जो पी बजट था, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड, वो 1400 अरब रुपए, आपको याद होगा इन्होंने अनाउंस किया था। इसमें 250 अरब रुपया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी, जो फिर उसका 1200 रह गया था। लेकिन बाद में फिर इन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 350 अरब कर दी और उसमें से 1100 अरब जो है ना इन्होंने कहा कि हम इसमें रखेंगे। लेकिन ये जो फंड थे ये इन्होंने बजट में शो नहीं किए, ये अभी अगस्त के एंड में शो किए हैं। यहाँ से जो मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट शायद और 300-400 बिलियन इस PHB फंड से निकालेगी और तरक्याती कामों को रोकेगी और वहां से अपना जो यानी कि आपको लग रहा है कि ये रिलीफ वापस नहीं लिया जाएगा, रिलीफ वाली ये जो सब्सिडी की बात हो रही है ये मिनोन इस पर अमल किया जाएगा पंजाब में? देखिए ये तो मनोहन अमल किया जाएगा, क्योंकि अगर ये काम नहीं किया तो ये बहुत सियासी शिकस्त होगी। ठीक है नईम साहब, आपको मैं यहीं पर रोकना चाह रही हूँ, मैं दीगर मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। फरूक भट्टी साहब, सर जिस तरह से अभी नईम साहब ये कह रहे हैं कि एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि IMF को एतराज़ है सब्सिडी देने पर, दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत को ये करना ही है, ये विफाक सपोर्ट कर रहा है इन शॉर्ट, तो फिर अब क्या होने जा रहा है? नईम साहब के मुताबिक ये सब्सिडी दी जाएगी, ये रिलीफ दिया जाएगा, लोग खुश रहें, पुरुमीद रहें, लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो कह रहे हैं क्या वो बात भी आपकी नज़र में जायज़ है या उसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नज़र आ रही है? देखिए, वज़ीर आज़म ने जो है वो ये बात ज़रूर की है, लेकिन वो सिर्फ गुफ्तगू की हद तक है। प्रैक्टिकल जो है वो नज़र नहीं आ रहा कि IMF से फौरी तौर पर जो है वो छुटकारा हासिल किया जा सके। उसकी वजह यह है कि इस वक्त भी नज़रें जो हैं वो IMF की उस किस्त के हवाले से लगी हुई हैं और तमाम सरकारी बाबुओं से लेकर हुकूमती मशीनरी जो है वो देख रही है कि IMF जो है वो इनको कर्ज देगा तो चीज़ें जो हैं वो माशी तौर पर जो है वो बेहतर होंगी। और जहाँ तक वज़ीर आज़म का आज की इस हवाले से ये बात भी करना है कि देखें इसमें महंगाई जो है वो कम हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए वज़ीर आज़म को चाहिए कि अपनी टीम जो है उसको ज़रूर देखे और इस पर नज़रसानी करे, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है कि महंगाई जो है वो कम हो रही है, महंगाई जो है वो बढ़ रही है। हाँ, मुख्तलिफ मद में जो बिजली के बिल हैं। फरूक भट्टी साहब, आप कह रहे हैं महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई बढ़ी है, यकीनन हम भी यही समझ रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि महंगाई सिंगल डिजिट हो गई और इस पर मैं बहुत खुश हूँ, पुरुमीद हूँ कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा है, मईशत की बहाली शुरू हो गई है। क्या ऐसा है या नहीं, अपने मेहमानों से जानेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। एक जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिस तरह से कह रहे हैं कि महंगाई में कमी वाक़ई हो रही है और वो मुतमईन हैं कि आने वाला वक्त मईशत की बहाली की तरफ जा रहा है, साथ ही साथ IMF की जो मुश्किल शराइत हैं उनके हवाले से भी हम बात करें। ब्रेक पे जाने से पहले इसी हवाले से बात हो रही थी, कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। सजाद तरीन साहब की जाने पड़ेंगे। सजाद तरीन साहब, जब हम मौशी बहाली की बात करते हैं, मईशत के इस्तेहकाम की बात करते हैं, तो उसको हम हमेशा रिलेट करते हैं सियासी इस्तेहकाम से। मुल्क में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, बिलखुसूस इन दिनों की जो सूरत हाल आपके सामने है, उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाला वक्त मईशत की बहाली का है? देखो उमा, जो आपने सियासी सूरत हाल कही, इस पर मैं आपको इन सियासतदानों के रवैये की आज की एक बात सुनाता हूँ कि आज सेनेट की कमेटी बराए दाखिला का इजलास था। ठीक है। और उस इजलास में एक बिल पर बहस हो रहा था कि जनाब ये जो बिल पाबंदी ऐद की जाए कि इस्लामाबाद में जो है एहतजाज करने का किसी को हक ना दिया जाए और कोई ख़ास जगह हो एक बना दी जाए जहाँ ये एहतजाज करें। उस इजलास में लंदन और पता नहीं कहाँ की मिसालें भी दी जा रही थी।
ये बिल जो है ये पेश किया कमेटी के इजलास में सलीम मांडवी वाला जो पीपल्स पार्टी के हैं। जी जी। और इस पर एतराज़ किया सैफुल्ला अबड़ो ने। सैफुल्ला अबड़ो बोल रहे थे तो इसी दौरान उनको 2 दफ़ा रोका शहादत अमान साहब ने, जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं और पुराने वकील हैं, वो बार बार उनको रोक रहे थे। और इसके जवाब में जिस अंदाज में उन्होंने बात की सैफुल्ला अबड़ो ने, उन्होंने कहा कि मैंने सैंडल पहना हुआ है, जूता पहना हुआ है, ऐसे ना हो मैं जूता निकाल के तुम्हें मार दूं और कुर्सी उठा के तुम्हें मार दूं, और तुम टाउट हो, और एक ऐसा जुमला कहा है जो मैं ऑन एयर नहीं कह सकता। ऐसी ऐसी बातें की हैं। इनके रवैये ये हैं सियासतदानों के। और आप यकीन करें, जब कमेटी में ये सूरत हाल बन रही थी तो सलीम मांडवी वाला साहब जिनका ये बिल था वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे थे, लुत्फ ले रहे थे उस बात का। अगर सेनेटर पलवशा खान उठ के ना आती और शहादत अमान साहब को उठा के दूसरी सीट पर न लेके जाती तो ऐसे लग रहा था जैसे गुत्थम गुत्था हो जाएंगे आपस में। और बाकायदा जो असेंबली की सेनेट की सिक्योरिटी है वो लोग भी आ गए थे कि ऐसे ना हो कि ये आपस में उलझ जाएं। फिर उसके बाद उमर फारूक साहब जो सेनेटर हैं वो उठे और उन्होंने उनको खामोश कराया और शहादत अमान साहब की सीट चेंज कराई। ये सूरत हाल है। और सलीम मांडवी वाला साहब जो हैं वो सारी सूरत हाल का नज़ारा लेते रहे और मुस्कुराते रहे भी, अच्छा है चलो इसकी तो बेइज्जती हो रही है। जब सियासतदानों का ये रवैया होगा, जब सियासतदान ये रवैया रखेंगे तो आप मुझे बताएं कौन सोचेगा कि मुल्क की मुआशी हालत बेहतर हो जाएगी। अब अख्तर मेंगल साहब रिजाइन कर गए हैं। अख्तर मेंगल साहब जो हैं बजाय इनका कि उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाए, उनको देखें, अगर आदमी पार्लियामेंट में है तो इसका मतलब है वो पार्लियामेंट में बात कर सकता है। अगर वो पार्लियामेंट में अलहदा हो जाएगा तो कहाँ बात करेगा, कहाँ मसाइल सुनाएगा। पार्लियामेंट में उनको रोकना चाहिए। ठीक, उन्होंने जो इस्तीफा दिया, ये सारी सूरत है। जब सियासी ये मैंने कहानी आपको इसलिए सुनाई है कि जब सियासतदानों का ये रवैया होगा और सियासतदान ये रवैया रखेंगे तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि मुल्क की मुआशी हालत बेहतर होगी। मुल्क की मुआशी हालत बेहतर नहीं हो सकती। और जिस तरह का सियासतदानों के दरमियान कंपटीशन है कि पंजाब आगे निकल जाए, सिंध वाले चाह रहे हैं हम आगे निकल जाएं, और ऐसे ऐसे इकदाम वो कर रहे हैं कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। ये 14 रुपए का रिलीफ है अवाम के लिए, गरीब आदमी के लिए रिलीफ है। लेकिन जिन इदारों से हम कर्जा ले रहे हैं, जो IMF से हम मांग रहे हैं, वो हमें कहते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं। अगर उनके कहने पे ये बजट बनाते रहें और उनके कहने पे ये सारे फैसले करते रहें तो फिर मैं समझता हूँ अगले इलेक्शन में इनके बॉक्स खाली होंगे, फिर इनको कोई वोट नहीं देगा। क्योंकि गरीब आदमी जो है वो कुछ नहीं कर सकता। उस पर टैक्स आप लगाते जाएं, लेकिन गरीब आदमी जो है वो अपने हाथ में वोट की पर्ची छुपा के रखता है और जिस दिन उसको वोट डालना पड़ता है वो उसका इज़हार करता है। बजट की आपने बात मेंशन की, बजट के टाइम पे तो मिनान तस्लीम इसलिए किया था क्योंकि हम ये बार बार जस्टिफिकेशन सुन रहे थे तमाम सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी, हुकूमती अरकान की जानिब से भी, कि हम मजबूर हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन अब वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि ये आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए, तो क्या हो पाएगा? देखें, मियां नवाज शरीफ ने IMF से जान छुड़ा ली थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मियां नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने IMF को तकरीबन खुदा हाफिज कह दिया था और मुल्क भी ठीक चल रहा था और मुल्क में फैसले भी अच्छे हो रहे थे, तरक्याती काम भी हो रहे थे और मुल्क आगे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इसी दौरान जब चंद ताकतवर लोग ये फैसला करते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर हमें नहीं चाहिए और उनको निकाल दिया गया, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो मुझसे बेहतर आपको पता है, क्योंकि आप खातून खाना है, घर भी आप चलाती होंगी, कि कितनी महंगाई हो गई है, क्या सूरत हाल। फिर नहलों का एक टोला इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया जिसको पता ही नहीं था कि मौशी सूरत हाल कैसे बनानी है। और अब भी इनके पास कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मुल्क की, अब देखें तकरीबन ये 400-450 लोग बैठे हुए हैं पार्लियामान में, आप बताएं कि इतनी बड़ी तादाद में कोई आदमी ऐसा नहीं है इन अवाम के मुंतखब नुमाइंदों में से और सेनेट में जो लोग बैठे हुए हैं 100 के करीब, उनमें कि उसको वजीर खजाना बनाया जाए। वजीर खजाना एक बैंकर आ जाता है और ये जब खत्म होगी हुकूमत, इसकी मुद्दत पूरी होगी तो ये वजीर खजाना साहब को जब हमने माननी IMF किया है तो कोई भी आ जाए, अगर कोई अहलियत रखता है या काबिल है या नहीं, तो फिर फर्क नहीं पड़ता ना। भट्टी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बेशक कोई भी है, इंस्ट्रक्शंस और डिक्टेशन तो हमने IMF की माननी है। देखें, जो बुनियादी बात है कि IMF की डिक्टेशन जो है वो न सिर्फ हम मान रहे हैं, हम तो बिल्कुल सर तस्लीम खम किए बैठे हैं। और जो दूसरी बात है जो आप कह रही थी कि देखें इस पर जो है वो रिलीफ ज़रूर दिया जाएगा, मैं नहीं समझता कि ये रिलीफ दें। IMF के कहने के ऊपर अब इन्होंने इतनी जो कड़ी शराइत लगाई हैं
तो इसके बाद मैं ये जो आवाम को रिलीफ वाली बात है, ये बड़ा आसान सा हल है और इसमें मैं समझता हूँ कि कुछ मुबैना मिली भगत भी शामिल है। अच्छा, कि वो कल को बात कर रहे थे ना कि पंजाब हुकूमत को अपना सर्वाइवल भी तो चाहिए, और सर्वाइवल के लिए वो कहीं ना कहीं से फंड अरेंज करेंगे, तरक्याती कामों को रोकेंगे, लेकिन ये रिलीफ 2 महीने का जरूर देंगे। नहीं, उस बात पे मैं बिल्कुल नहीं समझता कि ये रिलीफ देंगे। ये कहेंगे जी देखें IMF की जानब से जो है हम तो रिलीफ देना चाहते थे, IMF ने हम पे कड़ी शराइत लगा दी, लिहाजा वो कोशिश करेंगे। इसको कहते हैं कि अपनी सियासत जो है वो बचाने के लिए वो आवाम को ये शो करना चाहेंगे कि देखें हम तो रिलीफ देना चाहते थे, IMF बाकी सूबों का शोर भी नहीं सुना। जी हमने IMF ने चूंकि कह दिया अब हम मजबूर हैं IMF के हाथों। और जो IMF ने जिन अखरा, अगर ये इतना ही IMF के ऊपर जो है वो अमल दरामद करने पे हैं, तो IMF ने नहीं कहा था कि अपना वज़ीर आज़म हाउस का जो है वो आप जो है वो कम करें, ख़ास तौर पर जो अखराजात हैं, ऐवान सदर के जो है अखराजात जो है वो कम करें। अब मैं आपको बताऊं कि इधर तो जनाब हमारे जो सरकारी बाबू हैं जिनको अलाउ नहीं है एक गाड़ी, वो 5-5 गाड़ियां लिए फिर रहे हैं। कश्मीर अफेयर का फेडरल सेक्रेटरी जो है वो मेरे पास उनकी गाड़ियों की लिस्ट आई है, उनके पास जनाब इस वक्त 5 से 6 गाड़ियां हैं। अच्छा सर, आप जो बात कर रहे हैं ना नईम साहब, अभी भट्टी साहब जो बात कर रहे हैं कि IMF बेशक हमें जो भी इंस्ट्रक्शंस देता है, लेकिन हुकूमत की जानिब से वही इंस्ट्रक्शंस काबिल कबूल होती हैं जो उनके फ़ायदे में नहीं होती हैं। जहाँ पे उन पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती होती है, कदगन लगाने की कोशिश होती है, वो नहीं मानते। क्या ऐसा है? इज़ इट जस्टिफाइड? देखिए, मैंने पहले भी कई प्रोग्रामों में एक बात की है कि IMF का भी थोड़ा सा कसूर है इस बात में। तो वो जब भी बात करता है वो रेवेन्यू इंक्रीज करने की बात करता है। वो कहते हैं कि आप ताजिरों पे टैक्स लगाएं, वो कहते हैं आप सनतकारों पे टैक्स लगाएं, वो सैलरी क्लास पे टैक्स लगाएं। वो आपको हर तरफ से जो स्क्रीज करता है वो रेवेन्यू कलेक्शन पे करता है। लेकिन जैसे भट्टी साहब ने भी कहा है कि जो ऑस्टेरिटी सेक्टर है जिसमें कि पैसे बचाए जा सकते हैं, उन एरियाज का भी ऑडिट होना चाहिए कि भाई हुकूमत जो है वो अपने अखराजात को कैसे कंट्रोल कर सकती है, और जितने अखराजात कर रही है उसका अगर ऑडिट हो तो हम कई 100 अरब रुपए वहां से बचा सकते हैं। अभी जैसे मैंने पहले कहा कि PHDP फंड एक ऐसा फंड होता है जिसको गवर्नमेंट आइडल में यूज करती है। जैसे अब वो फंड है जो कि गरीब आवाम की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने एलोकेट किया था, उसको तो कम करके तो ये जो सब्सिडी में पैसे डाल रहे हैं ये वो फंड को कम कर रहे हैं। वो कि IMF इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करेगा, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जो 76 अरब रुपया डिप्लोमेट जो पार्लियामेंटेरियन को गवर्नमेंट ने दिया है, क्या गवर्नमेंट उसको कट नहीं कर सकती? क्या उनको नहीं कह सकती कि आप अखराजात ना करें? तो वो अगर अपने अखराजात कम करें और जो हमारे गैर मुनाफा बख्श जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं बड़े बड़े, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करे। उसके अलावा जो IPPs का मामला जिसमें पूरे पाकिस्तान में इस वक्त शोरगुल हुआ, हर बंदे ने उसके ऊपर बात की, पुराने मिनिस्टरों ने बात की, आम आदमी ने बात करा, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। अब गवर्नमेंट ने पहले एयरपोर्ट्स वगैरह को आउटसोर्स करने की कोशिश की, अब गवर्नमेंट कहती है कि पैसे लाने के लिए हम जो मुनाफा बख्श अदारे हैं उनके शेयर बेचूंगी, जिसमें OGDCL है, उसके अलावा PRL है, PPL है, PSL है, सुई फिल्टर है। अब ये वो जो महकमे हैं जो कि हमारे मुल्क को मुनाफा देते हैं, रेवेन्यू देते हैं, आप इनके शेयर भी बेच देंगे। तो बेसिकली अभी जैसे पहले बात हो रही थी, ये फैसला क्यों किया जा रहा है आपकी नजर में? आप इसे इसका जवाब लेंगे। एक ब्रेक के जाने बड़े नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही है IMF की शराइत मानने के हवाले से, और जिस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि महंगाई का बोझ कम हो रहा है, इसे मज़ीद कम करना है और ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। नईम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। सर, आपको लगता है इज़ दैट पॉसिबल कि अब ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए वाली स्टेटमेंट को कबूल कर लिया जाएगा, इस पर काम किया जाएगा और ये वाकई सच साबित होगी? ये खुशफहमी की बुनियाद पे तो ऐसी बात की जा सकती है, लेकिन हकीकत में तो अभी जो करंट पैसे हमें उसे देने हैं $7 बिलियन, उसके लिए हमें बहुत बड़े मसाइल के शिकार है। अभी हुकूमत ने जो IMF के बेल आउट पैकेज के लिए दरकार बैरूनी मालियाती जो फर्क है, ये जो डेफिसिट है, उसको पूरा करने के लिए सऊदी अरब और UAE और चाइना से $12 अरब का जो कर्ज है उसको रोल ओवर करने की दरखास्त की है। 37 मंथ्स के लिए ये हमें बेल आउट करें, ये रोल ओवर करें, और फिर हमारा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो
जाके IMF को बताएगा और IMF उसको फिर बोर्ड में लेके जाएगा हमारे। अभी तो हम यही फंसे हुए। उसके अलावा जो चाइनीज IPPs की पेमेंट है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, उसको भी गवर्नमेंट कोशिश करेगी रोल ओवर हो। अब देखिए ना, एक बुनियादी बात ये है कि अखराजात आपके कितने हैं, इनकम आपकी कितनी है, और आप ये $7 बिलियन जो डॉलर ले रहे हैं ये कोई तरक्याती कामों पे लगाने के लिए तो नहीं ले रहे। ये तो आपका जो फाइनेंशियल डेफिसिट है उसको अगले 3 साल में होना है, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब मुल्क के मुआशी हालात इस किस्म के हों और सियासी मामला में मुल्क इंतहाई गंभीर सूरत हाल में फंसा हुआ हो, तो ऐसे वक्त में ये बयान, एक सियासी बयान तो जरूर हो सकता है, लेकिन इसको पूरी सूरत में आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी मंसूबे या किसी प्रोजेक्ट या किसी प्लान के तहत दिया गया है। अभी आप देखें, जो पब्लिक प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे जादेव साहब, उन्होंने रिजाइन कर दी है। ये भी एक बिटवीन मिनिस्टर और उनके दरमियान, क्योंकि सारी पावर्स जो थी वो उनके पास थी, तो मिनिस्टर साहब उनको शायद इस बात में काफी प्रोजेक्ट्स में जाने में मुश्किलात पेश आ रही थी। तो जब आपके अंदर ही इस किस्म के मामला चल रहे हो और $27 अरब से ज्यादा के कर्जों और वाजिबात की रीप्रोफाइलिंग, यानी कि 27 बिलियन की रीप्रोफाइलिंग की बात हो रही हो, वहाँ आप ब्लेटेंट स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। फिर वो वजीर आजम साहब ये कैसे कह सकते हैं कि महंगाई का बोझ कम हो गया है या महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है, मैं इत्मीनान का इजहार कर रहा हूँ इस पे, ये कैसे कह सकते हैं? फिर वो यहाँ पे मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ, वो सही कह रही है, इसलिए कि कोई मार्केट में किसी में सकत ही नहीं है कि वो जाके कोई चीज खरीद सके, किसी सकत में ही नहीं है कि वो कहीं जा सके, किसी की सकत ही नहीं है कि बच्चों की स्कूल की फीस दे सके। तो ये जो महंगाई की को कम करने की बात हो रही है, ये इस बात में हो रही है कि आप में सकत खत्म हो गई है, बाइंग पावर खत्म हो गई है। तो ये जो सब चीजें होती है तो ऑटोमेटिकली आपका ग्राफ शो हो रहा है कि कंज्यूमेबल आइटम्स की जो फरोख्त है, क्योंकि वो कम हुई है, कॉस्ट कम हुई है, तो वो ये समझते हैं कि शायद मुल्क में महंगाई खत्म होगी, जबकि अल्टीमेटली आप देखें तो हर तरफ महंगाई है। इतने टैक्सेस गवर्नमेंट 1% विदहोल्डिंग टैक्स में और इजाफा करने जा रही है। सर मैं इसीलिए पूछ रही हूँ ना कि फिर मुझे लग रहा था हम पता नहीं कहीं और रह रहे हैं जहाँ महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं कि कम हो गई। कंटिन्यू करें सर डिस्कशन को, वक्त महदूद है, मैं बाकी मेहमानों की जाने भी बढ़ना चाहूंगी। फारूक भट्टी साहब, सर जब महंगाई बढ़ रही है फिर वजीर आजम मुल्क का ये कहता हुआ अच्छा लगता है कि महंगाई कम हो रही है, इसका बोझ और कम करना है, हमारा आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए, फिर तो ये अवाम के साथ एक मजाक ही है ना। देखिए, अवाम के साथ मजाक जो है वो कब नहीं किया गया। अवाम के साथ जो है सबसे बड़ा मजाक तो जो है वो ये किया गया कि आज के दिन तक आपका जो गंदम स्कैंडल है उसके हवाले से कहाँ गई आपकी तहकीकात। अवाम के साथ इससे ज़्यादा और मजाक क्या हो सकता है कि IPPs के हवाले से अवाम की जेबों से जो है वो एक आम आदमी जो बेचारा 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है, उसकी जेब से 30,000, 50,000, 60-70,000 जो हैं वो निकाल लिए गए। ये दूसरे लफ्ज़ों में सीधा सीधा आवाम के हक पर, आवाम की जेब पर जो है वो डाका है। और इसमें कहाँ आवाम के रिलीफ की आप बात कर रहे हैं कि जहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो लाखों की तादाद में इस वक्त जो बच्चे हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन हासिल कर रहे थे, वो जो हैं वो अदारों से जो है वो उनको जो है निकलना पड़ा, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो लेबर्स जो हैं वो आपकी इतनी बढ़ गई, लेबर लॉज के हवाले से हर चीज़ खामोश है। अदारों के अंदर करप्शन का ये आलम है कि अरबों रुपए की करप्शन जो है वो जो आपको इंटरनेशनल डोनर्स फंड्स दे रहे हैं वो ये सारा खा पी गए हैं। थर्ड पार्टी ऑडिट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और जब से जो है वो हुकूमत आई है, मैं वज़ीर आज़म साहब से बड़े अदब से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जनाब वज़ीर आज़म साहब, आप थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएं, आप देखें कि आपके अकाउंटेबिलिटी के जो अदारे हैं वो कर क्या रहे हैं, कितने लोगों को उन्होंने चार्ज किया है। पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन के अलावा ये भी देखें कि जो आम एक पूरे का पूरा माफिया बन गया है जो IPPs वाले हैं, मैं कहता हूं कि IPPs में से 80% इस वक्त भी वो लोग हैं, मियां मनशा से लेकर एक लंबी फरिश्ता इकबाल ज़ैडेवन तक, जिनके एसेट्स के मामले जो हैं, जिनकी जायदादों के हवाले से, जिनके ब्लैक मनी के हवाले से नैब के अंदर केसेस जो हैं वो पड़े सर, हम जितना मर्जी इस लकीर को पीटते ना, इस पर होना कुछ नहीं, क्योंकि ये बात तो तय है कि अब इस मुआहदे में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब हमने किसी और जाने भी जाना है। अब वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं स्मगलिंग रोकनी है, वो रोक पाएंगे? देखें, स्मगलिंग कैसे रोक पाएंगे, मुझे आप ये बताएं ना कि स्मगलिंग जो है वो कैसे, कौन इसको जो है वो काबू करेगा।
जाएगा स्मगलिंग के हवाले से। ये ज़िम्मेदारी तो हुकूमत की है, ये ज़िम्मेदारी तो बॉर्डर्स पर जो है जो बैठे हुए ख़ास तौर पर जो है वो अहम एहलकार हैं, जिसमें कस्टम से लेकर दीगर अदारे, तमाम अदारे मैं समझता हूँ ये शामिल हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ये किसको नहीं पता। सिर्फ अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ, पूरे मुल्क की बात करूँ, तो इस वक्त जो है वो नॉन कस्टम गाड़ियाँ जो हैं वो आपकी 60 से 65% जो है वो पूरे मुल्क में चल रही हैं। क्या वज़ीर आज़म साहब को नहीं पता? पार्लियामेंट के अंदर जो है वो आप ज़रा गाड़ियाँ चेक करवाएं, आपको नॉन कस्टम गाड़ियाँ जो हैं वो बड़ी बड़ी जो लैंड क्रूजर्स हैं वो नज़र आएंगी। वो किस तरह आप कंट्रोल करेंगे? बात ये है कि आम आदमी जो है वो मर रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगेन, खुदा के लिए उन लोगों के लिए कुछ करें और मेहरबानी करें, इस मुल्क पर अब रहम करें। तरीन साहब, आप जिस तरह से गुजारिशात करें, हमारे दोनों मेहमान पर क्या ऐड करना चाहेंगे और क्या वाकई महंगाई में कमी हो पाएगी या मईशत की बहाली मुमकिन होगी? वज़ीर आज़म की गुफ्तगू है ना, उससे ऐसे लगता है कि वो किसी और सियारे की मखलूक है, यहाँ की नहीं है। जो यहाँ सूरत हाल है, देखें बात ये है कि महंगाई कम होने का जो फार्मूला वो बता रहे हैं, उसकी वजह यह है कि आपकी, मेरी और आम आदमी की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। ऐसा ही है। हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि हम चीज़ें ख़रीदें, आम आदमी जो है वो कोई चीज़ ख़रीद सके। पहले तो ये था कि खाने पीने की चीज़ें लोग कम ख़रीद रहे थे, अब तो ये है कि लोग मेडिसिन कम ख़रीद रहे हैं। तो अब आप मेडिसिन के रेट भी कम कर देंगे तो आप कहेंगे जी कम हो गए। असल प्रॉब्लम यह है कि लोगों की जो कुव्वत ख़रीद थी वो कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सारा, उनमें से 70% लोग जो वो इन्वॉल्व हैं जो पार्लिमान में बैठे हुए हैं। पार्लिमान के जो लोग हैं उनके पास गाड़ियाँ भी देख लें, उनके पास बाकी चीज़ें भी देख लें, और फिर बाकी जो हमारी माशाल्लाह ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी तो ऐसी है कि भट्टी साहब ने तो एक सेक्रेटरी की बात की, मैं तो कुछ 6 सेक्रेटरियों को ऐसे को जानता हूँ जिनके घर 2-2 दर्जन गाड़ियाँ हैं, वो उनके घर पर हैं, और आगे जो उन्होंने दोस्तों यारों को बांटी हुई गाड़ियाँ वो अलहदा है। मुख्तलिफ इदारों के सरबराह जो हैं उन्होंने गाड़ियाँ यारों दोस्तों को बांटी हुई हैं, और उन गाड़ियों का पेट्रोल सरकारी है, उनका खर्चा सरकारी है, उनकी जो देखभाल गाड़ियों की है वो सरकारी है। तो इस तरह जो है ना, ये चीज़ें जहाँ से कट लगना है वहाँ कोई कट नहीं लगा रहा। आपको याद होगा एक दुबई स्कैंडल आया था जिसमें लोगों की प्रॉपर्टी, किस पे एक्शन हुआ? FBI के चेयरमैन ने क्या किया? वो चले गए हैं, उनकी रिटायरमेंट हो गई है वक्त से पहले। वो जुबैर टिवाना साहब, वो जिस पोस्ट पे और जितना अरसा रहे हैं, उनकी आने वाली अगली 20 नस्लें गरीब नहीं हो सकती। वो इतना पैसा कमा के चले गए हैं और उन्होंने जो काम करने वाला था वो नहीं किया। इसी तरह आपको याद होगा कैदी नंबर 804 ने शब्बर जैदी साहब को लगा दिया। शब्बर जैदी साहब 40 साल लोगों को ये बताते रहे कि टैक्स चोरी कैसे होनी है, उनको लगा दिया गया कि जी आप आगे सिस्टम ठीक करें। बाद में वो भी गिले करते रहे हैं। तो बात ये जो FBR है, FBR के लोग जो हैं इनकी असासे बढ़ते जाते हैं, इनकी दौलत में इजाफा होता जाता है, और गरीब आदमी जो सर इसका हल आपकी नज़र में वेरी क्विकली जानना चाहूंगी, FBR को खत्म कर दिया जाए, नैब को खत्म कर दिया जाए, क्या मुमकिन है? देखिए मैं समझता हूँ नैब को तो खत्म हो जाना चाहिए, नैब की तो कोई ज़रूरत नहीं है। नैब के लोगों का किसी दिन आप प्रोग्राम रखें, मैं आपको बताऊंगा कि किस DG की कितनी कोठियाँ और कहाँ हैं, ठीक है, और जो डायरेक्टर्स हैं, जो IO हैं, उनकी कितना उन्होंने माल बनाया। नैब का तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं समझता हूँ वो सदर आसफ अली जरदारी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो इदारों में जो मामला चल रहे हैं, जो जहाँ कट लगना चाहिए वहाँ हुकूमत कट नहीं लगा रही, और गरीब आदमियों पे मैं समझता हूँ ये जो 14 रुपए का रिलीफ है ये कभी वापस नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ये वापस लेंगे तो ये सियासी तौर पर इनको बहुत नुकसान होगा, और कोई नुकसान नहीं करना चाहता गरीब आवाम पर, कोई किसी और मद में इजाफा कर देंगे। नईम सिद्दीकी साहब ने भी कही कि अगर पंजाब हुकूमत अपना सर्वाइवल चाहती है तो फिर ये 14 रुपए का जो रिलीफ है वो है भी वैसे 2 महीने के लिए, इसको वापस लेना तो ज्यादती हो गया। पंजाब की आवाम अगर खुश है तो उन्हें खुश रहने दें। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजज़िये से आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह निगहबान।